बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आपको नहीं बचा सका, वो मुझे रगीदते हुए एक दूसरी कार तक ले गए। इनमें से एक ने बड़ी फुर्ती से मुझे पीछे से गिरफ्त में ले लिया और दूसरा मेरे पेट और सीने पर घूंसे बरसाने लगा। इस दौरान में कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो रूपमती की कार थी जो एक झटके से हरकत में आ गई थी। इसकी छत पर रखा हुआ पर्स नीचे गिर गया। मैं इन दोनों से पिट रहा था मगर मेरा ध्यान रूपमती की तरफ था। वो नशे में थी और कार को बड़े खतरनाक अंदाज में पार्किंग से निकाल कर ले गई थी। गेट पर ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज सुनाई दी और इसके बाद कार फिर खतरनाक अंदाज में उछल कर आगे बढ़ी थी। वो शख्स अब भी मुझ पर घूंसे बरसा रहा था। एक घूंसा मेरे मुंह पर लगा, होंठ फट गया और खून बह निकला। मैंने अपना सारा बोझ इस शख्स पर डाल दिया जिसने मुझे पीछे से गिरफ्त में ले रखा था। अपने आप को ऊपर उठाकर मैंने दोनों पैर पूरी कुव्वत से सामने वाले शख्स के सीने पर रसीद कर दिए। वो बिलबिलाता हुआ लड़खड़ाकर पीछे गिरा। अपने पैर जमीन पर टिकते ही मैं बड़ी तेजी से नीचे झुका। दूसरा शख्स भी मेरे ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पुश्त के बल गिरा। मैंने इन दोनों पर ठोकरों की बारिश कर दी। ए कौन है? इधर क्या हो रहा है? ये आवाज सुनते ही वो दोनों उठकर पार्किंग एरिया की अकबी सिमत में भाग निकले। मैंने झुककर रूपमती का पर्स उठा लिया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। वो पार्किंग का निगरान था। इसने रूपमती को कार को खतरनाक अंदाज में निकलते हुए देखा था और हमारे लड़ने की आवाजें सुनकर इस तरफ आ गया था। इसके हाथ में पिस्तौल भी नजर आ रहा था। क्या हुआ हुक्म? वो कौन लोग थे? इसने मेरे करीब आकर पूछा। वो मुझे पहले रूपमती के साथ देख चुका था, वरना मुमकिन है किसी शक में मुझे ही धर लेता। बदमाश थे, मैंने जवाब दिया। मेरी दोस्त का पर्स छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे। भाग गए साले। इधर गए? वो निगरान ने पूछा। इस तरफ। मैंने हाथ से एक तरफ इशारा किया। पीछे जाना बेकार है, अब वो हाथ नहीं आएंगे। निगरान ने मेरा मशवरा मान लिया और इन बदमाशों का पीछा करने की कोशिश नहीं की और फिर मेरे होंठों से खून बहते देखकर वो चौंक गया। आप जख्मी हो हुक्म? आपके मुंह से रक्त बह रहा है। इसके लहजे में तशवीश थी। आओ आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। मैं ठीक हूँ, मामूली चोट है, परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने उंगलियों से होंठ टटोलते हुए जवाब दिया। निगरान ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं इसके हाथ से रुमाल लेकर होंठों से बहने वाला खून पोंछने लगा। मुझे रूपमती की तरफ से तशवीश थी। वो नशे में थी और बड़ी खौफनाक अंदाज में कार को यहाँ से निकाल कर ले गई थी। वो रास्ते में किसी हादसे का शिकार भी हो सकती थी। मैं निगरान का शुक्रिया अदा करके पार्किंग से बाहर आ गया। गेट पर भी एक बावर्दी गनमैन खड़ा था। वो भी मुझे रूपमती के साथ आते हुए देख चुका था और जाहिर है इसने रूपमती को वापस जाते हुए भी देखा था। मेरे हाथ में जनाना पर्स था और होंठों से खून बह रहा था। आम हालात में मुझे कोई उठाई गेर ही समझा जा सकता था, लेकिन गेट की मैन चौंके मुझे पहले रूपमती के साथ कार में यहाँ आते देख चुका था, इसलिए इसे मुझ पर कोई शुबा नहीं हुआ। इसके बरअक्स इसकी निगाहों में तशवीश थी। वो गाड़ी किस तरफ गई? मेरा मतलब है रूपमती की गाड़ी। मैंने गार्ड से पूछा और इधर उधर देखने लगा। कुमारी जी की गाड़ी इस तरफ गई है हुक्म। गार्ड ने एक तरफ इशारा किया। मैं तेजी से आगे बढ़ गया मगर चंद कदम चलने के बाद रुक गया। मेरे दिमाग में अचानक ही आंधियां सी चलने लगी। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। रूपमती और इन हालात से निजात हासिल करने का ये बेहतरीन मौका था। रूपमती शराब के नशे में बड़ी तेजी से गाड़ी लेकर चली गई थी। इस बात की कोई जमानत नहीं थी कि वो खैरियत से घर पहुंच सके। रास्ते में वो किसी खौफनाक हादसे का शिकार भी हो सकती थी। मेरे पास रूपमती का पर्स था जिसमें हजारों रुपए की रकम मौजूद थी। मैं ये रात कहीं भी गुजार लेता और सुबह सवेरे पुष्कर के लिए रवाना हो जाता। वहाँ कामनी का मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर तलाश करना ज्यादा मुश्किल न होगा और मुझे यकीन था कि जानकी भी वहीं होगी। हम दोनों कामनी की मदद से निहायत आसानी से हिंदुस्तान से निकल सकते थे। ये ख्याल आते ही मैं एक तरफ चल पड़ा, लेकिन चंद गज का फासला तय करने के बाद मेरे कदम एक बार फिर रुक गए। मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा था। जिस औरत ने मेरे साथ नेकी की थी, भारी रकम खर्च करके मुझे गुलाम की हैसियत से खरीदा था मगर मेरे साथ गुलामों जैसा सलूक नहीं किया था। इसने मुझे तमाम आसाइशें मुहैया की थी। अभी चंद घंटे पहले ही तो वो मेरे लिए कपड़े बनवाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके आई थी। क्या मैं इस औरत को धोखा दूं जिसने मेरे साथ इस कदर हमदर्दी का सलूक रवा रखा था? इसमें शुबा नहीं कि इसमें इसकी अपनी भी कोई गर्ज पोशीदा थी, लेकिन मुझे जेब नहीं देता था कि मैं इसके साथ धोखा
धोखा करूं, इसके एतमाद को ठेस पहुंचाऊं। मैंने तो अपने दुश्मनों के साथ भी कभी खुली जंग लड़ी थी, हमेशा ललकार कर सामने से वार किया था। मैंने तो दारा जैसे दुश्मन पर भी कभी धोखे से वार नहीं किया था। रूपमती तो मेरी मोहसना थी, इसकी जगह अगर कोई और शख्स मुझे खरीद लेता तो वो मुझे गुलाम बनाकर ही रखता। मेरे गले में गुलामी का तौक होता और शायद पैरों में बेड़ियां भी, लेकिन रूपमती ने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया था। इसने तो बड़े फख्र से अपने जानने वालों से दोस्त की हैसियत से मेरा तारफ कराया था। होटल में सिर्फ एक मर्तबा इसने मुझे गुलाम कहा था, वो भी इस वक्त शराब के नशे में थी। लेकिन अगर इसने मुझे गुलाम कह भी दिया था तो गलत नहीं कहा था, मैं इसका गुलाम ही तो था। मेरा ज़मीर मुझे कुचोके लगा रहा था कि अब मैं रूपमती को छोड़कर भाग जाऊं, जबकि इस वक्त वो मेरी हमदर्दी और तवज्जो की मुस्तहिक थी, इसे मेरी जरूरत थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। धोखा और फरेब मेरी सरशस्त में शामिल नहीं था। मैंने सर झटक कर प्रागंदा ख्यालात को जहन से निकाल दिया और इधर उधर देखने लगा। होटल के गेट की तरफ से एक खाली टैक्सी इसी तरफ आ रही थी। मैंने टैक्सी को रुकने का इशारा किया और टैक्सी जैसे ही मेरे करीब रुकी, मैं झट से पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। मेरे होंठों से अब भी खून रिस रहा था और हाथ में पकड़ा हुआ रुमाल भी खून से तर हो चुका था। ड्राइवर ने अपने सामने लगे हुए आईने को एडजस्ट करके मुझे देखा और पीछे मुड़कर देखे बगैर बोला, कहाँ चलूं हुक्म, अस्पताल या पुलिस स्टेशन? सीधे चलते रहो, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। मैंने संभल कर बैठते हुए कहा, वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। मुंह पर चोट कैसे लगी हुक्म? ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, होटल के पार्किंग एरिया में दो गुंडों ने मेरी दोस्त का पर्स छीनने की कोशिश की थी। पर्स और अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश में इनमें से किसी का हाथ पड़ गया, मैंने जवाब दिया। टैक्सी की रफ्तार तेज हो गई, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरा ख्याल था कि मुझे रास्तों का पता चल जाएगा, मगर बड़ी मायूसी हुई। ड्राइवर मेरी हदायत पर टैक्सी को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा और बिल आखिर इसने एक जगह टैक्सी रोक ली। रात के 2 बज रहे हैं हुक्म, इसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर पुलिस वालों ने रोक लिया तो तुम्हारा हुलिया देखकर तुम्हें थाने पहुंचा देंगे। तुम्हें जाना कहाँ है? मुझे जगह का नाम बताओ। जगह का नाम ही तो पता नहीं, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं इस शहर में नया हूँ, वो रास्ता भी भूल गया हूँ जिस तरफ से आया था। किसी होटल या गेस्ट हाउस या किसी के घर मेहमान ठहरे हुए? ड्राइवर ने पूछा। रूपमती राजकुमारी रूपपति नाम है इसका, मैं इसी की हवेली में ठहरा हुआ हूँ, मैंने जवाब दिया। ऐसा बोलने का है ना? ड्राइवर सीधा होकर बैठ गया और टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ा दी और फिर ठीक 15 मिनट बाद टैक्सी रूपमती की हवेली के गेट के सामने रुक रही थी। मैंने पर्स खोलकर ड्राइवर को मुंह मांगा किराया अदा किया और आगे बढ़कर गेट के सतून पर नस्ब कॉल बेल का बटन दबा दिया। 2 मिनट बाद गेट की छोटी सी खिड़की से किसी ने झांक कर देखा और फिर जैली दरवाजा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। वो तारा सिंह था जो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा। रूपमती आ गई या नहीं? मैंने अंदर दाखिल होते ही पूछा। मालकिन तो आ गई, बहुत देर हुई, तारा सिंह ने जवाब दिया। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे चलने लगा। पोर्च में लैंड क्रूजर के पीछे मर्सिडीज भी खड़ी थी। मैं जैसे ही बरामदे में दाखिल हुआ, दरवाजा खुल गया। वो मुंदरी थी जो अब तक जाग रही थी और इसने गालबन जाली वाले दरवाजे से मुझे आते हुए देख लिया था। मैंने मुंदरी की तरफ देखते हुए पूछा। ऊपर अपने कमरे में, मुंदरी ने जवाब दिया। मगर तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हालत हो रही है तुम्हारी? इसके लहजे में तशवीश थी। झगड़ा हो गया था, मैं ये कहते हुए जीने की तरफ बढ़ गया। रूपमती अपने कमरे में मौजूद थी। कमरे की हालत देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। हर चीज बिखरी हुई थी, कोई भी चीज अपनी जगह पर नजर नहीं आ रही थी। मेरे लिए ये इत्मीनान काफी था कि रूपमती खैरियत से थी। इसे रास्ते में कोई हादसा पेश नहीं आया था। अलबत्ता वो घर आने के बाद अपना गुस्सा इस तरह उतार रही थी कि इसका कमरा किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। मुझे देखकर वो कुछ और बिफर गई और बेड पर पड़ी हुई लोशन की एक बोतल उठाकर मेरी तरफ खींच मारी। मैं बड़ी फुर्ती से झुककर अपने आप को बचा गया। बोतल दीवार पर लगकर टूट गई, लोशन बिखर गया। कमरे की फिजा में तेज खुशबू फैल गई। रूपमती अब भी नशे में थी। वो कोई और चीज उठाने के लिए झुकी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर इसे दोनों बाहों में पकड़कर झंझोड़ डाला। होश में आओ रूपमती, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। तुम नशे में हो, तुम्हें नहीं मालूम कि क्या कर रही हो। होश में आओ। मैं नशे में हूँ, इसने हकलाते हुए कहा और अपने आप को मुझसे छुड़ाकर 2 कदम दूर हट गई। इसने दोनों हाथ अपनी शर्ट के गिरेबान पर रखे और एक जोरदार झटके से कमीज फाड़ डाली। ये देखो, शर्ट सीधी फटी है ना? अगर मैं नशे में होती तो ये कमीज सीधी न फटती। मैं
नशे में नहीं हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से। मैंने इधर उधर देखा, बेड साइड टेबल पर पानी का जग रखा हुआ था। मैंने जग उठाकर रूपमती पर उंडेल दिया। वो चीख उठी और मारने के लिए मेरी तरफ लपकी। मैंने इसके दोनों हाथ अपने एक हाथ की गिरफ्त में ले लिए और दूसरे हाथ से इसके मुंह पर 2-4 करारे तमांचे जड़ दिए। वो चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसके मुंह से चंद गंदी गालियां भी निकल गई थी, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की और इसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। थप्पड़ों से इसका दिमाग ठिकाने पर आ गया था। सारा नशा हरण हो गया था। वो मेरे सामने खड़ी चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर मुझसे लिपट कर रोने लगी। मुझे रूपमती की हालत पर वाकई तरस आ रहा था। वो मुझसे लिपटी सिसकियां भर भर कर रो रही थी। मैं इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। इस दौरान में आहट सुनकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर मुंदरी खड़ी थी। वो गालबन मेरे पीछे ही ऊपर आ गई थी और बाहर खड़ी सब कुछ देखती रही थी। मैंने रूपमती को बेड पर डाल दिया। वो बिस्तर पर औंधी पड़ी सिसकियां भरती रही। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मुंदरी आगे आना चाहती थी, मगर मैंने इसे वापस जाने का इशारा किया और औंधी पड़ी हुई एक कुर्सी सीधी करके इसके करीब बैठ गया। रूपमती औंधी पड़ी सिसकियां भरती रही। इसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर कमरे में बिखरी हुई चीजें समेटने लगा, जिसमें मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया। लोशन की जो बोतल दीवार पर लगकर टूटी थी, इसकी किरचियां दीवार के करीब बिखरी हुई थी। मैंने मोटी मोटी किरचियां उठाकर एक तरफ डाल दी। लोशन गिरने से कालीन पर लोशन पड़ गया था। मैं दोबारा बेड के सामने कुर्सी पर बैठा तो रूपमती इस वक्त भी बिस्तर पर औंधी पड़ी थी और सिसकियां भी अब भी जारी थी। मालकिन, मैंने धीमे लहजे में पुकारा तो वो एक झटके से उठकर बैठ गई। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुमने फिर मुझे मालकिन कहा। इसके लहजे में अब भी हल्की सी कपकपाहट थी। मैं तो आपका गुलाम हूँ मालकिन, मैंने जवाब दिया, और कोई गुलाम अपनी मालकिन से बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। होटल में मुझसे गुस्ताखी हुई थी, इसकी माफी चाहता हूँ। इसने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर खींच लिया और मुझसे लिपटकर एक बार फिर रोने लगी। पहले मैं गुस्से में था, लेकिन अब पुरसुकून था। वो मुझसे लिपटी तो मैं अपने आप में अजीब सनसनी महसूस करने लगा। मैं इसे अलग हटाना चाहता था, मगर इसने मुझे बड़ी सख्ती से अपनी बाहों के शिकंजे में ले रखा था, और जब मैं इसे अपने से अलग करने में कामयाब हुआ, इसने शायद पहली मर्तबा तवज्जो से मेरी तरफ देखा था। मेरा मुंह खून आलूद और सूजा हुआ होंठ देखकर वो उछल पड़ी। ये क्या हुआ? वो मेरे होंठों को उंगली से छूते हुए बोली। कुछ नहीं, ठोकर लगने से गिर गया था, मुंह पर चोट लग गई, मैंने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। बाज लोग कोशिश के बावजूद ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकते, और तुम भी इनमें से एक हो। इसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बताओ क्या हुआ था, चोट कैसे लगी थी? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसे बताने लगा कि चोट कैसे और कहाँ लगी थी। मुझे अफसोस है, वो मध्यम लहजे में बोली, मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। इसने बेड से उतरकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचती हुई बाथरूम में ले गई और मेडिसिन कैबिनेट खोलकर एंटीसेप्टिक लोशन की एक बोतल निकाल ली और कॉटन के एक रोल से टुकड़ा तोड़कर अलग करने लगी। रूपमती मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। मेरे और इसके बीच 3-4 इंच का फासला था। इसकी कमीज सामने से फटी हुई थी और वो लोशन से भीगी हुई कॉटन से मेरे चेहरे होंठ साफ कर रही थी। मैं अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। सीने में हलचल सी मची हुई थी। मैं इसकी तरफ से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी नजरें कम वक्त बार बार इसी की तरफ उठ रही थी। मैंने इसके हाथ से लोशन की बोतल और कॉटन ले ली। लाओ मैं खुद लगा लेता हूँ, तुम कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, मैंने इससे नजरें चुराते हुए कहा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। रुखसार पर पड़ने वाला नन्हा सा डिम्पल पहले से कहीं ज्यादा हसीन लगा। ओह, समझ गई, वो बोली, होंठ साफ करके वो क्रीम लगा लेना। इसने कैबिनेट में रखी हुई एक ट्यूब की तरफ इशारा किया और बाथरूम से बाहर निकल गई। मैं दीवार में लगे हुए कदे आदम आईने की तरफ घूम गया। मेरा निचला होंठ दरमियान से कट गया था, ऊपर का होंठ भी सूजा हुआ था। मैंने खून अच्छी तरह साफ करके ट्यूब वाली क्रीम लगा ली और बाथरूम से बाहर आ गया। रूपमती कपड़े बदल चुकी थी। मैंने एक नजर इसकी तरफ देखा और फिर बाहर निकल गया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मुंदरी बालकोनी में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैंने इसे काफी बनाकर लाने को कहा और दोबारा कमरे में आ गया। रूपमती बेड की पुष्ट से टेक लगाए बैठी थी। मैं इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। होटल में जो कुछ भी हुआ था, मुझे इसका बेहद अफसोस है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी किया बहुत ठीक किया। रूपमती ने जवाब दिया, शर्मिंदगी तो मुझे है कि मैंने
नशे में तुम्हें न जाने क्या कुछ कह दिया था। इस बात की खुशी भी है कि कोई तो मेरा हाथ रोकने वाला है, जिसे मुझसे वाकई हमदर्दी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुम्हारी जगह कोई और होता तो ऐसा हरगिज न करता, बल्कि गिलास भर भर के मुझे अपने हाथ से पिलाता। सब लोग अब तक ऐसा ही करते रहे हैं, तुम इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हुए हो। वो एक बार फिर खामोश हो गई। मैं इसकी तरफ देखता रहा। कई लम्हात खामोशी में बीत गए। वो एक बार फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, तुमने मौका से फायदा भी नहीं उठाया। मैं तुम्हें होटल में ही छोड़ आई थी। इस वक्त मैं नशे में थी, होश में नहीं थी। मुझे एहसास भी नहीं हो सका था कि तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तुम अगर चाहते तो कहीं भी जा सकते थे, तुम्हारे सामने कोई रुकावट नहीं थी, मगर तुम सीधे यहाँ चले आए और यहाँ आकर भी तुमने मौका से फायदा नहीं उठाया। कोई और होता तो भेड़िए की तरह रात भर मुझे बम्बोड़ता रहता, मेरे शरीर की बोटियां नोचता रहता। मैं नशे में थी, मुझे कुछ पता न चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर तुम मुझे थप्पड़ मार मार कर होश में ले आए। वो बात करते हुए अपना गाल से हिलाने लगी। मैंने पहली मर्तबा गौर से इसकी तरफ देखा। इसके दोनों गालों पर मेरी उंगलियों के निशान नजर आ रहे थे। गुस्से में हाथ ज्यादा ही सख्त पड़ गया था। मुझे अफसोस है, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने नदामत का इजहार किया। नहीं, तुमने बहुत ठीक किया, रूपमती बोली। अगर तुम हाथ ना उठाते तो मैं होश में ना आती और मुझे इन बातों का एहसास भी ना होता। बात दरअसल ये है कि मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, ये दुरुस्त है कि तुमने मुझे एक बड़ी रकम खर्च करके खरीदा था, लेकिन तुमने मेरे साथ जो सलूक रवा रखा है इसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम मेरी मोहसना हो और मैं अपनी मोहसना को बर्बाद होते नहीं देख सकता। बर्बाद तो मैं पहले ही हो चुकी हूँ, इसने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारी सूरत में मुझे एक ऐसा आदमी तो मिला जिसे मुझसे वाकई हमदर्दी है, जो मेरी भलाई चाहता है, जो मेरा हाथ रोक सकता है और मुझे तमांचे मार सकता है। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने कहा, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि औरत कमजोर होती है और मर्द इसकी कमजोरी से फायदा उठाते हैं। औरत के बारे में मेरा नजरिया दूसरों से मुख्तलिफ है। मैं औरत को ताकत का सरचश्मा समझता हूँ। औरत ही मर्द को जन्म देती है और औरत ही के वजूद से मर्द तवानाई कुव्वत हासिल करता है। औरत माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बीवी हो सकती है, मगर कनीज और लौंडी नहीं हो सकती। इसमें शुबा नहीं कि खुदा ने औरत को मर्द की तस्कीन के लिए बनाया है। इसमें वो कशिश पैदा की है कि मर्द बेइख्तियार इसकी तरफ खिंचा चला जाता है और इस कशिश की बदौलत अपने जाहिरी गलबे के बावजूद अंदर से मगलूब है। बड़े बड़े जाबरो फाते और रुस्तम जमा औरत के सामने अपने इक्तदार तहक्कम को बलाए ताक रख कर झुक जाते हैं। औरत कमजोर नहीं, इसने अपने आप को कमजोर कर लिया है। मेरा कहने का ये मतलब भी नहीं कि औरत कमजोर है और वो मर्दों पर हुकूमत कर सकती है। इसे हाथ में लेने की जरूरत नहीं, वो अपने अंदर की ताकत से मुकाबला कर सकती है, इसके जुल्म सितम का शिकार हो सकती है। अगर औरत अपने अंदर की ताकत का इदराक कर ले, वो इस तरह बर्बाद ना हो। मगर अलमिया ये है कि औरत ने इसको कमजोर समझ लिया है और मर्द इसके एहसास से फायदा उठाकर इससे खिलौने की तरह खेलता है और जी भर जाता है तो उठाकर फेंक देता है। तुम पहले मर्द हो जो औरत के हक में इस तरह बोल रहे हो। रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि मैं औरत की अजमत से वाकिफ हूँ। मैंने जवाब दिया। मजीद कुछ कहना चाहता था कि दरवाजे में दाखिल होते देखकर खामोश हो गया। अरे तुम अभी तक जाग रही हो? रूपमती चौंक कर कहा, मेरा ख्याल है जिसके दिल में तुम्हारे लिए भी हमदर्दी है वो चैन की नींद नहीं सो सकता। तुम जिस हालत में घर में आई थी इससे तो मेरे चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी। इसे काफी लाने में मैंने ही कहा था। रूपमती को पुरसुकून देखकर मुंदरी के चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। इसने दोनों हाथों में इस सूरत से ट्रे उठा रखी थी जिसमें कॉफी के मग रखे हुए थे। इसने आगे बढ़कर एक मग मेरी ड्रेसिंग टेबल पर जगह बनाकर रख दिया और दूसरा रूपमती के करीब साइड टेबल पर। दोनों मग देखकर मैं दिल में खुश मुंदरी की जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। दूध वाली थी और रूपमती के लिए बगैर दूध की। रूपमती उठकर बाथरूम में घुस गई और पानी के छींटे मारकर वापस आ गई। मैंने कमरे में से चीजें समेट कर एक तरफ डाल दी थी। मुंदरी उठाकर सलीके से इनकी जगहों पर रखने लगी। तुम जाकर सो जाओ मुंदरी, रूपमती ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। 4 बज रहे हैं, ये काम सुबह कर लेना। मुंदरी ने काम छोड़ दिया। इसने एक नजर रूपमती की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखती हुई बाहर चली गई। कॉफी की चुस्कियों के दौरान में गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर चल निकला।
था। मौजू वही था, औरत की कमजोरी में। थाई और जानकी के बारे में बता रहा था। वो भी औरतें थीं, उन्होंने अपने अंदर की ताकत इस्तेमाल की थी और इसका मुजाहरा नहीं किया था। बड़ी दलेरी से दुनिया के बदतरीन मर्दों का मुकाबला करती आई थी और थाई ने तो जान दे दी थी, मगर मर्द की ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। और जानकी अब भी मेरे शाना बिशाना सूरत हाल का मुकाबला कर रही थी। जानकी और थाई के बारे में जरा तफसील से जानकर रूपमती के चेहरे के तासरात बदल गए थे। अब मुझे अफसोस हो रहा है। रूपमती मेरे सामने होने पर बोली। किस बात का अफसोस? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुम्हारी दोस्त जानकी को तुमसे जुदा करने कर लगा। इस ठाकर भंवर सिंह की हमाकत से वो इसे भी चकमा दे गई। काश मुझे पता होता कि वो कहाँ है। फिर मेरी नजरें इसके चेहरे पर मरकूज थी। धड़कन तेज होने लगी थी। मैंने इससे थोड़ी हमदर्दी का मुजाहरा किया था, इसे औरत की अजमत का याद दिलाया था और वो इस कदर मुतासर हुई थी कि अब इसे मुझसे अलग करने का पछतावा हो रहा था और मैं जानता था कि इससे आगे वो क्या कहना चाहती थी। अगर वो अब भी ठाकर भंवर सिंह के पास होती तो मैं वापस ले आती। रूपमती ने जवाब दिया। खुशी के मारे मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। मुझे इसकी बात पर कोई शुबा नहीं था। इसने जो कुछ भी कहा था खुलूस से कहा था। अगर मैं इसका पता बता दूं तो क्या तुम इसे ले आओगी? इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। शायद इस तरह मैं अपनी ज्यादती का प्रायश्चित कर सकूं। इसने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। तुम्हें क्या पता कि वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी? मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैंने कहा। क्या? वो उछल पड़ी। जानकी पशकर में गायब हुई थी। तुम इस वक्त से मेरे पास हो। अब से पहले तुम हवेली से भी बाहर नहीं गए थे। तुम कैसे कह सकते हो कि इसके बारे में जानते हो, जबकि पशकर भी यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। वो पशकर में गायब हुई थी, इसलिए जानता हूँ। वो कहाँ होगी? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम पहेलियां बुझवा रहे हो? इसने मुझे घूरा। या मैं ये समझूं कि तुम दोनों ने पहले ही से ऐसा कोई मंसूबा बना रखा था कि अपने आका की कैद से फरार होकर कहाँ पहुँचना है? हमारा पहले से कोई मंसूबा नहीं था, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसे कामनी के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, पशकर पहुंचकर जानकी को भी कामनी का ख्याल आया होगा, इसीलिए वो बाथरूम जाने के बहाने होटल से गायब हो गई। ओह! रूपमती के मुंह से गहरा सांस निकल गया। जब तुम्हें मालूम था कि जानकी कहाँ हो सकती है तो तुमने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि तुम्हें आज रात मौका भी मैसर था? मैंने कहा ना कि मेरी सरशस्त में धोखा और फरेब शामिल नहीं है, और मैंने ये भी कहा था कि मैं कभी तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा और तुम्हें मेरे वो अल्फाज भी याद होंगे। कौन से अल्फाज? इसने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा था कि जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर यहाँ नहीं रह सकता, एक ना एक दिन जरूर यहाँ से जाऊंगा, लेकिन तुम्हें धोखा देकर नहीं। मैंने जवाब दिया। बेशक मुझे फरार होने का बेहतरीन मौका हासिल था, लेकिन मैं कभी तुम्हारे साथ दगा नहीं करूंगा। मैं यहाँ से इस तरह जाऊंगा कि तुम खुद मुझे रुखसत करोगी। शायद ऐसा ही होगा, रूपमती ने ठंडा सांस भरते हुए जवाब दिया। तुमने मेरे ऊपर एहसानात का इतना बोझ लाद दिया है कि मेरी गर्दन झुकती चली जा रही है। मैंने पहले भी तुम्हें हर पाबंदी से आजाद रखा था और अब तो मैं पाबंदी का कोई ख्याल जहन में भी नहीं ला सकती। मैं समझती हूँ कि 3 लाख रुपए खर्च करके मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया, बहुत ही अच्छा दोस्त। दोस्त और दोस्ती, मैंने कहा। किसी सियाने ने कहा है कि जब कोई दोस्त बनाओ तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान भी बना लो जिसमें इसकी तमाम बुराइयां दफन कर सको। तुमने अब तक जितने भी दोस्त बनाए हैं वो सब दोस्ती के मफहूम से ना आशना थे। तुम भी नहीं जानती थी कि दोस्ती क्या होती है। तुमने अपनी तारीफ करने वाले हर शख्स को अपना दोस्त समझा और तनकीद करने वाले को अपना दुश्मन गिरदाना। इब्नुल वक्त लोग दूसरों की तारीफ करके अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं और जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो तोते की तरह नजरें फेर लेते हैं। अच्छा दोस्त वही है जो तुम्हें गलत कामों से टोके, तुम पर तनकीद करे। मुमकिन है तुम्हारे हलके में ऐसे लोग भी रहे हों जिन्हें तुमने अपना दुश्मन और हासद समझकर छोड़ दिया और तुम ऐसे लोगों के जाल में फंसी रही जो तुम्हारी चापलूसी करके, तुम्हारी तारीफें करके, तुम्हारी दौलत और तुम्हारे हुस्न शबाब से फैज़याब होते रहे और तुम बखुशी इनके हाथों लुटती रही। मैंने अभी कहा था कि दोस्त बनाने के साथ अपने दिल में एक कब्रिस्तान भी बनाना पड़ता है। जब मैं दोस्त की बुराइयों को दफन किया जाता है, तुम्हें भी अपने दिल में एक कब्रिस्तान बनाना पड़ेगा जिसमें मेरी बुराइयों को दफन कर सको। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सी बुराइयां हैं। और नहीं, रूपमती ने मुझे टोक दिया, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं हो सकती। ये तो तुम्हारी आला ज़र्फी है कि तुम्हें
मेरे अंदर अभी तक कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इंसान को परखने के लिए एक या दो मुलाकातें काफी नहीं होती, इसे जानने और पहचानने के लिए इसके अंदर बसना पड़ता है। एक मुलाकात में दोस्ती करने वाले लोग हमेशा नुकसान उठाते हैं, इसलिए पहले इंसान को परख लो, जान लो, फिर दोस्ती का दावा करो। अगर तुम दोस्ती को सच्चे दिल से निभाओगी तो दोस्ती का असल मुकाम भी पालोगी। मैं तुम्हारे अंदर बसे बगैर तुम्हें जान चुकी हूँ और तुम्हें परख भी लिया है। रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन इस वक्त हम तुम्हारी दोस्त जानकी के बारे में बातें कर रहे थे। जानकी तुम्हारी भी बहुत अच्छी दोस्त साबित होगी। मैंने कहा, इससे भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन बताया था तुमने इस लड़की का। वो सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। कामनी, मैंने जवाब दिया, वो यहीं जयपुर की रहने वाली है। पुष्कर में तो इसका मामा है, इसके माता पिता जयपुर ही में है। बड़ा मुअज़्ज़ज़ ब्राह्मण खानदान है। इसके बाप का नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन चंद साल पहले वो यहाँ का मेयर भी रह चुका है। ओह, तुम पंडित हरिराम की बात तो नहीं कर रहे? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद यही नाम है, मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए कहा। अगर कामनी पंडित हरिराम ही की बेटी है तो आज की रात जानकी इस हवेली में हमारे साथ बैठी खाना खा रही होगी। रूपमती ने कहा, वैसे भी मैं तुमसे कल रात जानकी हर हालत में यहाँ होगी। पुष्कर में कामनी के पास हुई तो मुझे यकीन है कि वो वहीं होगी, मैंने जवाब दिया। खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर दिन की रोशनी फैलने लगी थी। बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा था। मैं वहाँ से उठ गया। रात आंखों में बीत गई। अब तुम्हें भी नींद आ रही होगी। बिल्कुल नहीं, वो मुस्कुरा दी। दिल तो चाहता है जिंदगी तुम्हारे सामने बैठी तुम्हें देखती रहूं और जुबान से निकलने वाले शुभ अल्फाज सुनती रहूं, लेकिन तुम्हें नींद आ रही है, तुम यहीं सो जाओ मेरे पलंग पर। मैं कालीन पर लेट जाऊंगी, तुम आराम से अपने बिस्तर पर सो जाओ। मैं नीचे जा रहा हूँ अपने कमरे में, मैंने कहा। रूपमती ने कहा, कल दोपहर खाना खाते ही हम पुष्कर रवाना हो जाएंगे। मैं जानकी को लेकर आऊंगी। मैंने एक लम्हे इसकी तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने बिस्तर पर लेटा देर तक रूपमती के बारे में सोचता रहा। वो फरेब का शिकार होती रही थी। इसे धोखा दिया गया था, इसे मोहब्बत की तलाश थी, लेकिन वो फरेब में फंसती चली गई थी। इसने अपने धर्म से अपने खुली बगावत की थी। इसे समझाने वाला कोई नहीं था। बहती गंगा समझकर हाथ धो रहा था, लेकिन इसके बारे में मेरा अंदाजा बड़ी हद तक दुरुस्त निकला था। इसकी रगों में शरीफ माँ बाप का खून था। मुझसे भी जरा सी हमदर्दी मिली। मोहब्बत के दो बोल सुने तो रो पड़ी। मुझे यकीन था कि अगर इसे कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो वो राह रास्त पर आ सकती थी। मैं सुबह 6 बजे के करीब सोया था और मुझे 2 बजे के करीब झंझोड़ कर जगा दिया गया। वो रूपमती थी जो मेरे ऊपर झुकी कंधों से पकड़े मुझे झंझोड़ रही थी। मुझे बिस्तर छोड़ने में 15 मिनट लग गए और फिर 15-20 मिनट तक मैं बाथरूम में शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा रहा। इस तरह दिमाग की तपश और सारी कसलमंदी दूर हो गई। 3 बजे के करीब हमने खाना खाया और 4 बजे के करीब हम लैंड क्रूजर पर पुष्कर के लिए रवाना हो गए। रूपमती ने तारा सिंह को भी साथ लिया था, जो राइफल संभाल कर पिछली सीट पर बैठ गया था। जयपुर से अजमेर जाने वाली शाहराह अगरचे काफी कशादा थी, लेकिन इस सड़क पर ट्रैफिक की भी भरमार थी। जयपुर से अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और सूबा गुजरात और मध्य प्रदेश आने व जाने वाला सारा ट्रैफिक इसी नेशनल हाईवे से गुजरता था। शहर से कई मील आगे निकल आने के बाद हाईवे के दोनों तरफ रेगिस्तान शुरू हो गया। इस वक्त धूप तेज थी। रेगिस्तान की तरफ देखते हुए लगता था जैसे अलाव दहक रहे हो। बाहर यकीनन शदीद गर्मी होगी, लेकिन लैंड क्रूजर में एसी चल रहा था और अंदरूनी फजा बड़ी खुशगवार थी। रूपमती मेरी रात की बातों का खासा असर हुआ था और शायद ये इसी का नतीजा था कि इस वक्त इसने नीम उरिया लिबास के बजाय पैंट शर्ट और टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने भी दरमेश ही का दूसरा जोड़ा पहन रखा था, ये भी जीन्स और टी शर्ट ही थी। मेरा नीचे का होंठ कुछ ज्यादा ही सूज गया था और मुझे बात करने में भी दुश्वारी पेश आ रही थी। रवानगी से पहले मैंने क्रीम होंठों पर लगाई थी और वो ट्यूब भी गाड़ी के डैशबोर्ड के खाने में रख ली थी। इस वक्त हम दरमेश और तेज सिंह के बारे में बातें कर रहे थे। रूपमती का ख्याल था कि अब वो हवेली का रुख नहीं करेंगे, मगर मुझे रूपमती से इख्तलाफ था। अभी तो वो दोनों भाई अपनी चोटें सहला रहे होंगे और मुझे यकीन था कि वो मौका मिलते ही कुछ न कुछ जरूर करेंगे। इन्हें जिल्लत मेरी वजह से उठानी पड़ी थी और मैं ये बात भी पूरे वसूख से कह सकता था कि इनका निशाना भी मैं बनूंगा। जयपुर से पुष्कर का फासला अगरचे 150 किलोमीटर से कुछ कम ही था और रूपमती का ख्याल था कि हम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटों में वहां पहुंच
पहुंच जाएंगे, मगर तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद एक छोटी सी बस्ती में दाखिल होने से पहले एक जोरदार धमाका हुआ और लैंड क्रूजर सड़क पर लहरा गई, जिसे रूपमती ने बड़ी महारत से संभाल लिया। गाड़ी का अगला टायर ब्रस्ट हो गया था। रूपमती बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाती हुई बस्ती तक ले गई और एक ढाबे के सामने रोक ली। सड़क पर कुछ और भी गाड़ियां थी। आने जाने वाली बसें थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकती थी। फिजा में अब भी जिस्म को झुलसा देने वाली तपश थी। गाड़ी में अगरचे फाजल टायर मौजूद था, मगर रूपमती चाहती थी कि ब्रस्ट होने वाला टायर भी दुरुस्त करवा लिया जाए, क्योंकि रास्ते में इस किस्म का कोई और हादसा भी पेश आ सकता था। हम गाड़ी से उतरकर ढाबे के सामने नीम के दरख्तों के नीचे कुर्सियों पर बैठ गए। यहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। तारा सिंह किसी पंक्चर लगाने वाले को तलाश करने चला गया। इसकी वापसी 15 मिनट बाद हुई थी। इसके साथ आने वाला आदमी गाड़ी के नीचे जैक लगाकर पहिया निकाल कर ले गया था। तारा सिंह हमारे करीब ही कुर्सी पर बैठ गया। रूपमती ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लिए और हम झुलसती हुई फजा में ठंडे मशरूब की चुस्कियां लेते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद हम गाड़ी में आकर बैठ गए। रूपमती ने इंजन स्टार्ट किया और ठीक इसी वक्त मेरी नजर सड़क की दूसरी तरफ एक कार की तरफ उठ गई। मुखालिफ सिमत से आने वाली सुर्ख रंग की वो कार इस वक्त वहां आकर रुकी थी। इस कार में स्टीयरिंग के सामने बैठे हुए शख्स को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो चित्तौड़गढ़ का राजकुमार बलवंत सिंह था। कार की पिछली सीट पर बड़ी बड़ी मूंछों और खौफनाक शक्ल वाला एक गनमैन बैठा हुआ था। बलवंत सिंह ने भी हमें देख लिया। वो चौंक सा गया और फिर इसकी नजरों में नफरत की चिंगारियां सी फूटती हुई महसूस हुई। मैंने रूपमती को इसकी तरफ मतवज्जो किया। बलवंत सिंह को देखकर रूपमती का चेहरा धुआं हो गया। बलवंत सिंह अपनी कार से उतर गया और 90 तुले कदम उठाता हुआ सड़क पार करके हमारी तरफ आने लगा। तुम बैठी रहो, घबराओ नहीं, ये चूहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने रूपमती का हाथ थपथपाया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया और गाड़ी के सामने से घूमकर रूपमती वाली खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बलवंत सिंह का गनमैन भी कार से उतर गया था। इसने राइफल दोनों हाथों में इस तरह थाम ली थी कि इसे किसी भी लम्हे इस्तेमाल कर सकता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।